अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आज एक बड़ी समात से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवन फील्ड केसेस के हवाले से आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की आज समात होने जा रही है और इसमें मुतालिक नवाज शरीफ की जो दरख्वास्तें हैं उनके काबिल समात होने या ना होने पर आज अदालत आलिया समात करेगी। फ़हद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी फ़हद, कब तक मियां नवाज शरीफ सागडार की रिहाइशगाह से अदालत के लिए निकल रहे हैं? जी देखिए, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी गेट पर मौजूद है उनकी गाड़ी, और वहां से वो उतर कर पैदल हाई कोर्ट के आज अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में उनकी अपीलों की आपको बताएंगे इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमारत पर पहुंच चुके हैं मियां नवाज शरीफ और पैदल वो वहां से अब जा रहे हैं कमरा अदालत की जानिब, जहां पर आज तक के लिए उनकी हिफाजती ज़मानत थी, यानी कि 26 अक्टूबर को उन्होंने दोबारा पेश होना था। दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, सागडार हैं, दीगर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो वो भी आज मौजूद हैं। पिछली समात पे खासा रश भी देखने में आया था, लेकिन आज उस तरह से कारकुनान कुशाद पार्टी सतह पर बरा किया गया। लेकिन जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून के, वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हमरा हैं जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं। एहतशाम कियानी हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच जाएंगे, जहां उनके दरखास्तों पर समात होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये तय होना है कि नैब के जो रेफरेंसेस थे उनमें अपीलें आगे बढ़ेंगी या नहीं, क्योंकि जो एहतसाब अदालत ने फैसला दिया था और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी, अब नैब उन केसेस की बज़ाहिर पैरवी करती नजर नहीं आ रही। और गुज़िश्ता समात पर अदालत ने नैब से ये पूछा है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये रेफरेंसेस गलत तौर पर दायर हुए थे तो आप वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी इस्तफसार किया था कि अगर रेफरेंसेस वापस लेने हों तो उनका तरीकाकार क्या है। 2 रुकनी बेंच है जिसके सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बेंच का हिस्सा हैं। अदालती गुज़िश्ता समात जो थी उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उस समात तक की हिफाजती जमानत मिली थी, जिसके बाद ये केस आगे प्रोसीड हुआ और अदालत ने नैब से ये इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लें। अदालत में अगर उनको हिफाजती जमानत में तोसी नहीं मिलती तो क्या नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो अदालत में पेश हुए थे उन्होंने कहा कि नैब आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ कुछ ही देर में कोर्ट नंबर 1 में पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर उनकी अपीलों पर समात होगी। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक अपना वजाहत दे दी है। सदर मुमलिकत के बयान के बाद बाकायदा तौर पर यह कहा है कि किसी को इबहाम इलेक्शन की तारीख के हवाले से नहीं होना चाहिए। और अब साथ ही साथ ये कह दिया कि तैयारियां मुकम्मल हैं, हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। असेंबली और नेशनल असेंबली होगी मौजूद और सेनेट होगी, तब वो इलेक्शन होगा। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। सदर मुमलिकत के बयान पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, साफ कह दिया किसी को इलेक्शन पर अभाम नहीं होना चाहिए। तर्जुमान के मुताबिक इब्तिदाई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का कल आखिरी रोज है। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद कर दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी मुकीम तारकीन खुद ही लौट जाएं, वरना 1 नवंबर के बाद एक्शन होगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने साफ कह दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान तारकीन मुल्क में कहां कहां मौजूद हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान आना चाहता है उसका खैर मकदम करेंगे। जो सिटीजन्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक के और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका हमने एक प्लान बनाया था, रिपेट्रिएशन प्लान।
उस प्लान को हमने हतमी शक्ल दे दी है। हमारी तमाम तैयारियां उस सिलसिले में मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हम बात करें इल्लीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज़ नहीं है, कैश में 50,000 रुपीज़ या अफ़गान केस में अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो 50,000 रुपीज़ अफ़गान करेंसी में ले जा सकते हैं पर फैमिली। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहता है, जो वीज़ा के साथ आना चाहता है, पासपोर्ट के साथ आना चाहता है, जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से कहा गया कि 2 लाख अफगानी जो गैर रजिस्टर्ड हैं उन्हें तलाश कर लिया गया है और अब कोई भी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों को भी पकड़ा जाएगा। मुल्की मफाद के बरक्स किसी भी तरह की कोई काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तौर पे यूनाइटेड नेशन हाई कमिटी रेफ्यूजीज़ के रजिस्टर्ड लोग हैं 1.4 मिलियन, उनको बिल्कुल वो हमारे मेहमान रहेंगे। इसी तरह जो नादरा के कार्ड होल्डर्स हैं वो बिल्कुल हमारे मेहमान रहेंगे, उनको कोई नहीं करके तंग किया जाएगा। बाकी में लोग भी जो हम पकड़ेंगे उनसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमें किसी से कोई खिलाफ नहीं है, एंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी वन कंट्री। जो है हम काइंडली इसको बड़ा क्लियर कर लें, जिन नादरा के लोगों ने जाली कार्ड इशू किए हैं उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बड़ा सख्त एक्शन ले रही है। अभी भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ जो गैर मुल्की हैं वो अपनी मर्जी से वॉलंटरली चले जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ फर्स्ट से हम एक्शन करेंगे और जो रजिस्ट करेगा कोई भी रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर। और पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली शुरू हो गई। 153 पनाहगज़ीन आज खुसूसी परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद से बरतानिया रवाना हुए। एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतज़ामात किए गए। परवाज़ ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। अफगान शहरियों के बरतानिया मुंतकली के लिए परवाज़ों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक 12 खुसूसी चार्टर तैयारों से 2000 अफगानियों को बरतानिया भेजा जाएगा। और ईरान ने भी गैर कानूनी अफगान तारकीन से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा कि जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ईरान ने मिलने का काम तेज कर दिया। ईरानी वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारकीन को मुल्क बदर किया गया है। ईरानी वजारत दाखिला ने कहा कि जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। अफगानिस्तान की वजारत मुहाजिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता माह के दौरान 50,000 मुहाजिरीन पाकिस्तान और 70,000 से ज़ायद ईरान से वापस आए हैं। तारकीन वतन के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान और ईरान से बातचीत जारी है। और कौमी एयरलाइन तबाही के दहाने पर पहुँच गई। आज भी 49 परवाज़ें रवाना नहीं हो सकी। मुसाफिर रुल गए। PIA ने PSO के 13 करोड़ अदा कर दिए, जिसके बाद मखसूस परवाज़ों के लिए ईंधन फराहम किया जा सका। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगी के इल्ज़ामात गलत हैं। PIA को गुज़श्ता हज परवाज़ों की 95% अदायगियाँ कर दी गई हैं। PIA का बहरान संगीन तर। PSO को 13 करोड़ की अदायगी भी परवाज़ों को बहाल न करा सकी। PIA की मजीद 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गयीं। ज़राए के मुताबिक PIA का माली खसारा खौफनाक हद तक बढ़ गया। PIA जून 2023 तक कौमी खजाने को 712 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है। पिछले 10 साल में PIA के खसारे से मुल्क को 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी तरफ तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि PIA की जानिब से वजारत पर 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों के इल्जामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान ने कहा गुज़िश्ता हज के फिजाई किराए की मद में 95% अदायगी हो चुकी है। 5% अदायगी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद की जाती है। और PIA की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, इदारे की तंजीमें नौ करना होगी। तर्जुमान अब्दुल्ला खान की बोल से गुफ्तगू। कहा फंड्स के लिए कोशा हैं, मिलते ही परवाजें मामूल पर होंगी। निजकारी का फैसला हुकूमत ने करना है। गुज़श्ता 2-3 साल में स्टाफ और भर्तियों के मसाइल
ख़त्म हो गए हैं। सबसे अहम फैसला ये था कि पीआई की रीस्ट्रक्चरिंग होनी थी। ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग जिसको आप कहते हैं, और इसकी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी थी कि अगर इदारा नुकसान में है तो कुछ एफर्ट्स हैं, जो इकदामात हैं, चाहे वो सख्त हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं, वो चीज़ें जो हैं वो की जानी चाहिए थी। इस सिलसिले के अंदर मैं एक और बात आपको बताऊं कि देखिए बहुत सारे बिजनेस प्लान बने 2011-12 से लेके 2000 अभी रिसेंट जो बिजनेस प्लान आईटा का बन के आया था, बहुत सारे इसके ऊपर बिजनेस प्लान बने, बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज हुई। उन बिजनेस प्लान के अंदर बुनियादी बात ये थी कि पीआई की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर वट एवर रीजंस उनमें से किसी एक बिजनेस प्लान पे भी अमल दरामद नहीं हो सका। हर दफ़ा होता यह था कि हम हर साल बाद एक नया बिजनेस प्लान हमें कहा जाता था, हम वो बनाते थे और वो उसके बाद लेके आते थे। इसमें इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स भी इन्वॉल्व थे, इसके अंदर इंटरनेशनल मैनेजमेंट और एविएशन के एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व रहे, उनसे भी आपने बिजनेस प्लान बनाए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि देखें अब आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गए कि जिसके अंदर अब आपको बहुत एक रेडिकल स्टेप लेना पड़ेगा पीआईए से मुतल्लिक, पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग से मुतल्लिक। और एक जानिब तो पीआईए की परवाज़ों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि मनसूख होता नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब पीआईए का अमला भी अपने दफातर में गैर मामूली तौर पर गैर हाजिर है। जाहिद फारूक मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जाहिद फारूक मलिक से ये जानेंगे कि मामला क्या है। एक तरफ जहाज़ लेट हैं, उड़ान नहीं भर रहे हैं, दूसरी तरफ अमला भी नहीं है। बताइए कि जाहिद फारूक क्या वजूहात हैं? पिछले 2 हफ्तों से जो पीआईए और पीएसओ के दरमियान खींचातानी जारी है, वो अभी तक भी ऐसी ही सिचुएशन है। इस वक्त देखा जाए तो पिलवरिया में पीआईए के मेन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और अंदर जाएं तो हू का आलम है। कल भी हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि कोई वहाँ पे ऑफिसर या कोई मौजूद नहीं थे जो गाइड कर सके। आज भी देखा जाए तो ड्यूटी ऑफिसर तक भी ऑफिस के अंदर के मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का मुसाफिर आते हैं, पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। कल कहा गया था पीआईए की जानिब से कि उन्होंने करोड़ों के हिसाब से पीआईए को जो पैसे हैं, वो बिल्स हैं जो बकाया जाते हैं, वो अदा किए हैं, लेकिन सूरत हाल जो कि तू है। पीआईए की परवाज़। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन उकाब के इंतखाबी निशान पर लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इंतखाबी निशान से मुतालिक IPP की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फयाज उल हसन चौहान ने फैसले पर रद्द-ए-अमल शायराना अंदाज में दिया। लिखा, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। काबी निगाहें ऊंची होगी उड़ान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिला उक्काब का इंतखाबी निशान। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। IPP ने जो निशान मांगा इसे मिल गया। उक्काब का निशान पहले ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 13 अक्टूबर को निशान इससे वापस लिया गया। APML को सियासी जमातों की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया। ये जमात अब अगला इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने दरख्वास्त दी उक्काब का निशान इसे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद 23 अक्टूबर को फैसला महफूज कर लिया था। उक्काब का इंतखाबी निशान मिलने पर इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमाने हाल फयाज उल हसन चौहान ने खुशी का इजहार शायराना ट्वीट में किया। लिखा, तुंदिए बादिए मुखालिफ से ना घबरा ए उक्काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और एक जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान मिल गया, दूसरी जानिब पार्टी इस वक्त इलेक्शन के हवाले से लाया अमल भी तय कर रही है। साबिक MPA सादिया सुहेल का कहना है कि दुआ है कि अब उकाब परवाज़ भी करे। फातिमा शिराजी हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी फातिमा, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा का? बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक MPA सादिया सुहेल, जिन्होंने रिसेंटली इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन किया है और आज इस्तेहकाम पार्टी को फाइनली 2 एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उकाब का निशान मिल गया है। जानती हूँ सादिया सुहेल से कि वो कितना खुश हैं और आगे का लाहे अमल क्या है, इंतखाबी मुहिम आगे क्या चलनी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। एक तो कि मैं बिल्कुल अभी 1 डे हुआ ज्वाइनिंग को, एज सच इतनी भी डिटेल गुफ्तगू या मीटिंग ऐसी कोई नहीं हुई, लेकिन अगर इंतखाबी निशान मिलने का मकसद ये है कि अब हम इंतखाबात में जा रहे हैं
जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पे इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है और इंतखाबात ही उसका वाहिद हल है। तमाम मसाइल जो मुल्क में स्टेबिलिटी के मसाइल हैं और जो दीगर माशी मसाइल हैं, इन तमाम का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। सो मज़े बिल्कुल हमारी सादिया सुहेल साहबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि अकाब का निशान बहुत अच्छा है, बुलंदी का निशान है और अल्लाह की परवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए और ये सब हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है कि इंतखाबी। बहुत शुक्रिया फातिमा शिराजी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI की पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने बेंच को बताया कि चेयरमैन PTI जेल में हैं, जुमेरात के अलावा चेयरमैन PTI से मुलाकात नहीं करने दी जाती, अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। इस तरह के केस का इलेक्शन कमीशन पहले भी फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 9 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह ने कहा कि निगरान हुकूमत सिर्फ 2 से 3 माह की होती है, इससे आगे नहीं जा सकती। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का एलामिया यह था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, इस पर तारीख दे देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो आगे वाली हुकूमत जारी न रख सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया में जिसका जिक्र हो रहा है और मैंने एक ताज़ा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी थी और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सूबा सिंध की हुकूमत ने जिस तरीके से सैलाब के बाद सारी रिसोर्सेज मस्टर की हैं और मैं आपको बताऊं कि सूबा सिंध में बहुत तारीखी सैलाब था, घर बनाना, जो रास्ते तबाह हो गए थे, उसके लिए सारी फंडिंग अरेंज करके देना, ये सब हम करके गए, लेकिन बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। तो इस मुल्क के लोगों के लिए ताकि उनके मसाइल हल हों, वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है और हमारा यही पीपल्स पार्टी का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। और निगरान वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर इत्तलात और IG के हमरा घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ का दौरा, फ्लाईओवर मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया, मजदूरों को शाबाश दी, जज्बे को सराहते हुए काम मजीद तेज़ करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए दिन रात काम जारी है। लाहौर में एक अहम मामला जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर इत्तलात और IG के हमरा घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ का दौरा किया। फ्लाईओवर मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया गया, मजदूरों को शाबाश दी गई, जज्बे को सराहते हुए काम मजीद तेज़ करने की हिदायत भी की गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए दिन रात काम जारी है। PCB की पिच पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का मोहतात अंदाज तो कभी जारहाना बैटिंग, एक तीर से 2 शिकार कर लिए। जारी करदा बयान में एक जानिब तो वर्ल्ड कप में शरीक कौमी टीम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया, ग्रीन शर्ट से मेगा इवेंट में बाउंस बैक करने की उम्मीद भी जाहिर की, लेकिन साथ ही कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। सका अशरफ के मुताबिक वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को फ्री हैंड दिया गया था। अपनी मर्जी का स्क्वाड तश्कील देने में PCB रुकावट नहीं बना। जब वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर होगा तब परफॉर्मेंस की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब चेन्नई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, टीम को कारकर्दगी के लिए उभारने के गर्ज से बाबर आजम ने प्लेयर से जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन से पहली बार नहीं गुजर रहे, हम नीचे से उठकर सीधा टॉप पर जाएंगे। तो पाकिस्तानी टीम मुसलसल 3 मैचेस हारी है। चेन्नई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग सेशन किया, टीम की कारकर्दगी के लिए उभारने के लिए बाबर आजम ने प्लेयर से जज्बाती अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन से पहली बार नहीं गुजर रहे, हम नीचे से उठकर सीधा टॉप पर जाते हैं। और नायब कप्तान शादाब खान ने टीम से मुजज़ाती कारकर्दगी की तवक्को कर ली। कहा टीम पहले भी मुश्किलात से निकलकर सामने आ चुकी है, इस बार भी टीम करिश्माती परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है। हमारे बॉलर्स को अपनी कारकर्दगी का ग्राफ बुलंद करके टीम को वापस विनिंग ट्रैक पर लाना होगा।
और घुटने की इंजरी का शिकार ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान के वर्ल्ड कप से बाहर होने का इम्कान है, जिसके बाद उनकी जगह लेग स्पिनर इब्रार अहमद को मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चेन्नई स्टेडियम में फ़खर जमान के फिटनेस लेवल का तयन किया जाएगा। फिटनेस और घुटने की तकलीफ में बेहतरी न होने की सूरत में फ़खर जमान को ट्रीटमेंट के लिए वापस पाकिस्तान भेजने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ फ़खर जमान ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, मगर घुटने की तकलीफ बरकरार रहने की वजह से वो ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रह सके। लेग स्पिनर इब्रार अहमद की शमूलियत के लिए आज ICC को दरख्वास्त किए जाने का भी इम्कान है। और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कल पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डू एंड डाई मैच में आमने सामने होगी। कौमी टीम चेन्नई स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। फ़खर जमान का हतमी फिटनेस टेस्ट आज होगा। मजीद बात करेंगे एजाज वसीम बाखरी जो इस वक्त चेन्नई स्टेडियम में मौजूद हैं। जी एजाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबला खेलना है। पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो जिस मियार की क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे यहाँ वर्ल्ड कप में उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके। और शादाब का कहना था कि पाकिस्तान को अब डू एंड डाई सिचुएशन के तौर पर 4 मैचेस खेलने हैं और पाकिस्तान को इन तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल करनी है। और बहरहाल पाकिस्तानी टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग के लिए पहुंची है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में चंद प्लेयर्स यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। पूरी टीम नहीं है ये, क्योंकि कल पाकिस्तान ने भरपूर 3 घंटे का अपना ट्रेनिंग सेशन किया था और बज़ाहिर खिलाड़ियों की जो यहाँ पर ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है और जो मेहनत दिखाई दे रही है, फील्डिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। और शादाब ने आज एतराफ़ भी किया अच्छी फील्डिंग नहीं किया और अगर अच्छी फील्डिंग पाकिस्तान करता तो रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे। एजाज वसीम बाखरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ईरान ने गजा में जंगी जराइम और मजालिम के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मदाखलत की दरख्वास्त कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ और इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क के नाम ख़त में कहा कि सहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की खुली और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गजा में जंगी जराइम रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क को खतूत भेज दिए। ख़त में लिखा है कि सहूनी हुकूमत गजा पर हमलों के दौरान शहरी तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसों, मसाजिद और शहरियों के इज्तिमात को भी निशाना बनाया गया। ख़त में लिखा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अपने कारकुनों और एहलकारों के मुताबिक गजा में कोई जगह महफूज नहीं है। अस्पतालों के गैर फ़ालियत, तिब्बी आलात की क़िल्लत, बिजली पानी की बंदिश और गैर इंसानी नाकाबंदी से लाखों फ़लस्तीनी ख़तरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को जंगी जराइम से रोके, फ़लस्तीनियों को नस्ल कुशी से बचाए। ख़त में अपील की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को फ़ौरी जंग बंदी पर आमादा करे और इंसानी इमदाद की फ़ौरी तरसील गजा पहुँचाने में मदद करे। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले 20वें रोज़ भी जारी हैं। शहादतों की मजमूई तादाद 6,500 तक जा पहुँची। 19,000 ज़ख्मी, 1,600 लापता हैं। फोर्सेस ने रात गए गजा में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर दी। इसराइली रेडियो के मुताबिक फोर्सेस ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। बमबारी में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ की अहलिया और 2 बच्चे भी शहीद हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।